हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा पार्ट्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ्लैश नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लासेस हमारे साथ जोड़िए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए कंटेंट्स पे आते हैं और देखते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज। सबसे पहला, जैसे कि कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टर का होगा वो दो तरह का होगा, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो पहले सीरीज देखते हैं हम लोग। रेसिस्टर इन सीरीज, डेफिनेशन क्या है उसका कि रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज when there exists only one path for the flow of current and the current through each resistors is equal। यानी कि ऐसे रेसिस्टर्स किसी कॉम्बिनेशंस में जुड़ेंगे कि वो बिल्कुल वन वे फ्लो में हो और वहाँ से होकर करंट जो हो कम्प्लीटली इक्वली पास कर जाए। तो ये सीरीज कहलाएगा, 1 to 1, जैसे कि ये जुड़े हुए हैं सारे। तो रेसिस्टर्स कब सीरीज में कहलाएंगे? जब वो एक ही पाथ में जुड़े होंगे। तो आइए अब इनको आगे चल बढ़ाते हुए देखते हैं, इनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि बहुत सारे जब रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो पूरे इस सर्किट का रेसिस्टेंस यानी कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए एक डेरिवेशंस भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो जान गए कि सीरीज में जुड़े हुए किसको कहेंगे, ये उनका डिफिनीशंस है और इस तरह के उसकी कॉम्बिनेशंस है। तो मान लीजिए कि ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, जिस सर्किट से एक भी पावर्स यानी कि वोल्ट्स है बैटरी द्वारा सप्लाई हो रहा है, ये एम्पियर्स है, और आई करंट्स इन तीनों से होकर पास कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि करंट तो सीरीज में कम्प्लीटली यहाँ देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इक्वल, बराबर ही हर रेसिस्टर से होकर पास करेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेसिस्टर्स पर अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया कि पहले रेसिस्टर्स पे V1 है, दूसरे रेसिस्टर्स पे V2 है, तीसरे रेसिस्टर्स पे V3 है। तो इस तरह से अलग अलग रेसिस्टर्स पे अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। तो लेकिन इन सबका सम V के बराबर होगा, यानी कि जितना बैटरी से वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है इंटर भी उतना ही होगा, केवल वो रेसिस्टर्स के अनुसार वोल्टेज बदल जाएंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि R1, R2, R3 तीन रेसिस्टर्स है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनसे होकर एक V पावर से बैटरी से वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, जो कि V1, V2 और V3 के रूप में R1 और R2, R3 पे ड्रॉप करते हैं और इनसे होकर I करंट्स पास करता है। तो इन सब में कॉम्बिनेशंस क्या है, इसके लिए हम आगे देखते हैं और ओम्स के लॉ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि ओम्स लॉ का ये दूसरा पार्ट्स है, रेसिस्टर्स ओम्स लॉ का दूसरा पार्ट्स है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था ओम्स लॉ में कि रेसिस्टर जो है रेसिस्टेंस, उसको ओम्स कांस्टेंट्स भी कहा जाता है। तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं V=IR। तो हम ये देख रहे हैं कि सारे अलग अलग रेसिस्टेंस से अलग अलग वोल्टेज क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं V=IR, तो V1 अक्रॉस R1 वोल्टेज फॉल कर रहा है, तो V1 हो जाएगा IR1। I1 नहीं होगा, केवल R1 होगा। IR1, R2, R3 तीनों के पास इक्वली पास करता है। दूसरा जो V2 है वो R2 पे फॉल करता है, वो होगा V2=IR2। और उसी तरह से तीसरे रेसिस्टेंस पे V3 पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है,
तो वहाँ पे V इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर। ओम्स के लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम इसको निकालेंगे। और हम ये देखते हैं कि जैसे पीछे बताया भी कि चाहे ये अलग अलग रेसिस्टर्स पे अलग अलग वोल्टेज हो, लेकिन सभी का सम जो मेन वोल्टेज है यानी मेन पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जो पावर सप्लाई हो रहा है उसके बराबर ही होंगे। तो हमें मिल गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ऐसी कंडीशंस को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये V इज इक्वल टू V1 V2 V3 में सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे कि आपने ओम्स लॉ में देखा V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 हो जाएगा आई आर टू और V3 हो जाएगा आई आर थ्री। अब इसमें देखते हैं कि सब में I है, तो इस राइट हैंड साइड्स में I को हम कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा I ब्रैकेट R1 R2 R3। तो इस तरह से देखते हैं कि I कॉमन दोनों तरफ हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो I सब में से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशंस आ गया जो कि क्या मिलेगा, R इफेक्टेड, यानी कि ये जो हमने लिया था ये हमारा उस पूरे सर्किट्स का इफेक्टिव रेसिस्टेंस था। तो रेसिस्टेंस ऑफ रिजल्टेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल रेसिस्टेंस सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी कि जितने रेसिस्टर्स होंगे उनके सारे रेसिस्टेंस का सम उस पूरे सर्किट के इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमने 3 लिया है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, लेकिन ये इफेक्टेड रेसिस्टेंस अगर हम N ले लें तो हमें Rn इज इक्वल टू R1 R2 R3 अप टू Rn तक मिलेगा। तो ये हमारा सीरीज में जुड़े हुए बहुत सारे रेसिस्टर्स का रिजल्टेंट रेसिस्टर्स के लिए डेरिवेशन है। तो ये सीरीज में हो गया। अब चलिए आगे पैरेलल में देखते हैं कि पैरेलल में क्या है। तो रेसिस्टर्स इन पैरेलल वो कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, तो उसके लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं कि कब हम उसको कहेंगे कि ये पैरेलल है। तो रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल ऑफ देम, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स इज द सेम। यानी कि वो रेसिस्टर्स जितने भी दिए गए हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए तब कहलाएंगे जब उनसे होकर आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक तरह के ही पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास से फॉल करे और वहाँ पे हर रेसिस्टर्स के साथ सिमिलर वोल्टेज क्रॉस करे। तो उनका कॉम्बिनेशन देखिए कैसा होता है, ये बिल्कुल आमने सामने होते हैं, यानी कि सर्किट से ये एक ही पाथ में नहीं जुड़ते बल्कि इन तीनों का पाथ अलग अलग होता है, लेकिन ये आमने सामने होते हैं और तीनों का एंड्स दोनों तरफ से सिमिलर होता है और अगली तरफ भी जाकर ये सेम क्रॉसिंग में आ जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहेंगे। अब हमारा जो है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है बैटरी से पास करने वाला जो वोल्टेज है वो तो सिमिलर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, भी ही हर जगह R1 R2 R3 से होकर क्रॉस होगा। लेकिन जो I यानी कि करंट फ्लो हो रहा है वो अब तीनों के पास अलग अलग जाएगा। तो तीनों के पास अलग अलग जाएगा, तो ऐसा हमने मान लिया कि R1 के पास I1 है, R2 के पास I2 है और R3 के पास I3 है। इसको हम सपोजिशंस वर्ड्स में ले लेते हैं कि लेट 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 बी कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स V इन पैरेलल, यानी कि R1 से होकर करंट जो पास होगा वो I1 होगा, R2 से I2 और R3 से I3। लेकिन जैसे भी वोल्टेज का सम बराबर होता है उसी तरह जितने भी फ्रैक्शनल करंट्स है उनका भी सम
जो प्रोड्यूस्ड करंट्स है उनके बराबर होगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं और उसको डिफरेंट फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, I1, I2 and I3 flowing through the resistors R1, R2, R3 respectively are shown in the figures। पीछे आपको दिखाया गया था। और मान लेते हैं कि REF इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, तो इसके लिए हम एक डेरिवेशंस तैयार करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो इसमें हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं थोड़ा दूसरे फॉर्म्स में। पहला ये था कि V = IR, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने किया कि I = V/R। R को V के तरफ ले गए तो I = V/R। तो इस तरह से अगर इंडिविजुअली हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा करंट्स तीनों रेसिस्टर से अलग अलग I1 = V/R1। उसी तरह R2 पे मिलेगा I2 = V/R2। इसी तरह R3 पे मिलेगा V/R3। लेकिन जैसा हमने कहा कि इन तीनों का सम क्या होगा, जो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी थे यानी कि इनिशियल करंट ड्रॉन था, फाइनली भी वही होगा इन तीनों के सम के बराबर। तो इन तीनों को सम करेंगे तो इनके लिए इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो पीछे अभी आपको दिखाया गया उसमें हम I1, I2, I3 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, I जो था वो मिल गया V/R इफेक्टिव। I1 जो था उसके लिए हमें मिला V/R1 प्लस I2 तो V/R2 प्लस I3 तो I3 के बदले V/R3। अब फिर उसी तरह आप देख रहे हैं कि V इसके सबके न्यूमरेटर्स में है, यानी कि V को यहाँ से कॉमन करें तो ये बाहर आ जाएगा और इक्वल साइन के दोनों, इस इक्वेशन में V दोनों तरफ बराबर है तो V को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सब न्यूमरेटर्स में है। यहाँ तीनों के न्यूमरेटर्स में है, कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये दोनों तरफ इक्वल साइन से है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो हमें एक डेरिवेशन मिला और वो मिला रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट, यानी 1/RF EF = 1/R1 प्लस 1/2 1/R13। तो इस तरह से हमें एक डेरिवेशंस मिल गया जिसमें हमें मिला कि ये RF EF जो है रिजल्टेंट है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रेसिस्टेंस that is equal to sum of the reciprocals of evolved resistance individually। तो ये हमें एक डेरिवेशंस मिला जो कि फाइनल डेरिवेशंस है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए पैरेलल में जुड़े हुए रेसिस्टर्स का। तो ये दो हमें डेरिवेशंस मिल गया कि सीरीज में जुड़ेगा तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और अगर पैरेलल में जुड़ा है तो कैसे निकालेंगे। चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर और यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो हम लोगों ने देखा था R = R1 + R2 + R3 यानी कि सीरीज में, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन इस तरह का और वो उसका डेरिवेशन ये। दूसरा है पैरेलल का, इस तरह से जुड़ा हुआ। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ये देखते हैं और इसके लिए पहला जो उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन सीरीज व्हेन मोन रेसिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट्स वर्क। सीरीज में अगर कोई भी एक रेसिस्टर फेल हो गया तो वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाती है
और आगे कोई भी कंपोनेंट्स वर्क नहीं करता, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम्स फेल हो जाता है, कुछ भी वर्किंग नहीं होता है, वहाँ से करंट पास ही नहीं करता है। जबकि आ जाए अगर पैरेलल में, तो हम यहाँ देखते हैं कि सपोज करो कि इस का ये रेसिस्टेंस है, ये फेल हो गया, तो ये दो पाथ है करंट को पास करने के लिए, तो ये फेल हो गया, बाकी दोनों से जा रहे हैं, यानी कि यहाँ दोनों कंपोनेंट्स पे वर्क हो रहा है। ये फेल हो गया तो ये इस पे और इस पे जा रहा है। तो इस तरह से पैरेलल में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल किसी एक के फेल होने से सिस्टम्स फेल नहीं होता, बल्कि बाकी सिस्टम्स के कंपोनेंट्स एज इट वर्किंग में रहते हैं। तो ये एडवांटेज है कि हम घरों में जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल ले लें, तो अलग अलग हमें करंट्स पाथ मिलेगा, और जिससे हमारे सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली वर्क करेंगे। कोई एक फेल करता है तो इसके लिए सारे हमारा सर्किट ब्रेक नहीं होगा। दूसरा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, दिस कांट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। अब इसमें दूसरा ये है कि जितने भी इसमें रेसिस्टर्स लगे हैं, सपोज करो कि ये एक बल्ब है, एक ये टीवी है और एक ये फ्रिज है, और तीनों के लिए तीन तरह के हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए डिफरेंट वोल्टेज की। अगर मान लीजिए कि बल्ब का वोल्टेज 60 वाट्स है या 100 वाट्स है, आजकल जैसे एलईडी 10 वाट्स 20 वाट्स के चल रहे हैं, तो 10 वाट्स या 20 वाट्स या 100 वाट्स की फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में तो एक ही करंट सारे रेसिस्टर्स को मिलते हैं। तो अगर बल्ब के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसमें